नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी तक हमने पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के रूप में साहित्यिक साहित्य, देशी साहित्य, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, वेद, इन सारी चीजों का बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उपनिषद और स्मृति। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म ग्रंथ के विषय में। तो आप सभी यूजीसी इंडियन कल्चरल सब्जेक्ट से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी मेरे इस चैनल से जुड़े और अपना लाइक, शेयर, कमेंट करें, ठीक है। जैन धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई। किसमें हुई? प्राकृत भाषा में। संस्कृत और पाली साहित्य के समान प्राकृत साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। क्या है? मुख्य स्रोत है। किससे किससे? प्राकृतिक साहित्य से, ठीक है। पाली साहित्य के समान प्राकृतिक साहित्य भी प्राचीन भारत की जानकारी में प्रदान करते हैं, ठीक है। इससे भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारियां मिलती है। किससे? पाली साहित्य है जिससे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारियां मिलती है। जैन ग्रंथों में प्रमुख परिशिष्ट पर्व आचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भागवती सूत्र, आवास गदासा और सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, त्रिशटिशाला का पुरुष चरित्र। थोड़ा डिफिकल्ट है, पढ़ने के बाद उच्चारण सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इत्यादि महत्वपूर्ण है। ये सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, उवास गदाम हो सूत्र, ये सारे जैन ग्रंथों के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन जो हाईलाइट हुआ है इनको लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने पहले ही हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इन ग्रंथों में महावीर की जीवन एवं जैन धर्म के उपदेशों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का भी ज्ञान है। इन ग्रंथों का जो उल्लेख किया गया है, जैन धर्म ग्रंथ, इसमें उस समय, किस समय? जैन धर्म के समय उनके उपदेश तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं वो इन जैन ग्रंथों से हमें जानकारियां मिलती है, ठीक है। जैन ग्रंथ का संकलन गुजरात के वल्लभी में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुई। ये जो जैन धर्म के है, जैन धर्म के बारे में जो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनका जो संकलन मतलब जो लिखा गया गुजरात में, कहा? गुजरात के वल्लभी में ईसा की 6ठी शताब्दी में हुई, ठीक है। जैन ग्रंथों से पूर्वी उत्तर प्रदेश, भारत मानचित्र में ऊपर जो दिखाया गया है पूर्वी की ओर, उत्तर प्रदेश, बिहार के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ में उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में प्रमुख जानकारियां मिलती है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में भी अनेक ग्रंथ की रचना हुई। कब? पूर्व मध्यकाल में भी अनेक जैन ग्रंथों की रचना हुई। हरिभद्र के द्वारा जो ये किया गया, समर इच कथा, धूर्ताव्याख्यान, अधोतन, और सूरी ने कुबल्य माला, जीएसएन ने आदि पुराण तथा गुणभद्र ने उत्तर पुराण की रचना की। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र ने की, जिनसेन ने आदि पुराण की और सूरी ने कुबल्य माला की। हरिभद्र ने समर
इच कथा और धूर्था व्याख्यान की रचना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अपने बुक में नोट करते जाएंगे। ठीक है, नोटबुक में। इससे राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। मतलब इन सारे बुकों के माध्यम से उस समय का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये थे, ये जो हम पढ़े हैं, ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, ये जो है मतलब ऐसा साहित्य जिसका धर्म धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, पर ये धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए थे। ठीक है, इसे धर्मनिरपेक्ष साहित्य के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, पढ़ते हैं। ऊपर जिन रचनाओं का उल्लेख किया गया है वे धर्म प्रधान थे। मतलब कि ये जो जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, ये धर्म से जुड़ी आचरण व्यवस्था और उस समय में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बताया गया था। लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, इसमें किसी धर्म के अंतर्गत नहीं कह सकते हैं। मतलब कि उस समय के धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए थे, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत ये जो अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इसमें उस समय की मौर्यकालीन शासन व्यवस्था या उनसे जुड़े उत्पत्ति, संगठन, उपाय, सुरक्षा का उपाय इत्यादि कर्तव्यों के बारे में क्या मिलते हैं, क्रियाकलाप का विवरण का मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अनेक धर्मनिरपेक्ष, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई, जिनका इतिहास के पुनर्निर्माण में क्या है, महत्व है। ठीक है, ऐसे ग्रंथों में प्रमुख है अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र, ये ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं। ठीक है, किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये सारे एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, हम देखते हैं इनकी रचना किसने की, अर्थशास्त्र की कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों एक ही आदमी का नाम है। ठीक, कब की, मौर्य काल में, मौर्य काल के समय में। ठीक है, यद्यपि इसे बाद में भी बढ़ाया गया, मतलब बाद में भी इसका लिखने के साथ साथ कुछ सुधार किया गया है, वही है। यह नीति शास्त्र पर उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ है। कौन, अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है कि ये नीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राज्य की उत्पत्ति, मतलब राज्य कैसे बनता है, उनका संगठन, उनकी सुरक्षा का उपाय, राजा का अधिकार, कर्तव्य, मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के नियम, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक कार्यकलाप इत्यादि विषयों का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है। किसमें, अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। राजा का अधिकार, कर्तव्य, मंत्रियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के नियम, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक क्रियाकलाप इत्यादि के विषय में। ठीक, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की अच्छी जानकारी मिलती है। ये जो अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्यकालीन चंद्रगुप्त के बारे में और उनके शासन व्यवस्था के बारे में प्रमुख जानकारियां मिलती है। इनके अध्ययन से ऐसा पता लगता है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभक्त है। 15 अधिकरण और 180
प्रकरणों में विभाग, तो मतलब डिवाइडेड किया गया है अपने सुविधानुसार, ठीक है, उनका कैटेगरी वाइज, ताकि अध्ययन करने में थोड़ा सुविधा हो। इस तरीके से हो सकता है उसको लिखा गया हो, जैसे जैसे लिखा गया उसके अनुसार उसको विभक्त किया गया। ठीक। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बहुत कुछ यूनानी दार्शनिक अरस्तु के पॉलिटिक्स और मैकियावेली के प्रिंस से मिलते जुलते हैं। मतलब अर्थशास्त्र के विषय में जो लिखा गया है वो यूनान के दार्शनिक अरस्तु के पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक ना, उनके विचारधाराओं के बारे में, उनका राजनीतिक विचार कैसे थे उसके बारे में, और मैकियावेली के प्रिंस से मिलते जुलते। ठीक है। अर्थशास्त्र के बाद आता है राजतरंगी का राजतरंगी जो लिखा गया है कलहन के द्वारा, उनके बारे में। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के ग्रंथों में कलहन की राजतरंगी का उल्लेख किया जा सकता है, जिनकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इससे कश्मीर की इतिहास का वर्णन मिलता है। राजतरंगी जो लिखा गया है कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलता है। ठीक है। इसमें कश्मीर की राजनीतिक इतिहास का वर्णन तो किया ही गया है, साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन पर भी इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मतलब ये जो राजतरंगी है जो कलहन के द्वारा लिखी गई है, कश्मीर के राजनीतिक जीवन के साथ साथ सांस्कृतिक जीवन की भी जानकारियां मिलती है। अनेक विद्वानों की धारणा है कि प्राचीन भारतीय का यह एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ है। कौन? ये राजतरंगी और अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो लिखा गया है किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। ठीक। इसी प्रकार ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, लिख लेंगे नोटबुक में। ये कलहन के द्वारा लिखा गया राजतरंगी और कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। ये जो हाईलाइट है इनको लिख लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। इसी प्रकार पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। गणतंत्र की व्यवस्था की अच्छी जानकारी मिलती है, राज्य के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य और पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा गणतंत्र व्यवस्था की जानकारी मिलती है और पतंजलि का महाभाष्य है जिसके द्वारा शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक। विशाखा दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त के द्वारा जो नाटक निर्माण किया गया है वह है मुद्रा राक्षस। इससे नंदों और मौर्यों के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। ठीक है। गर्ग संहिता जो है यवनों के इतिहास के विषय में बताता है। और कालिदास, इसमें लिखा जाता है कि कालिदास के द्वारा किन किन रचनाओं का किया गया है। तो इसमें अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, और ठीक है ये सब आएंगे। और यहाँ से दूसरा है शूद्रक के द्वारा मृक्ष कटिकम, वत्स्यायन के द्वारा कामसूत्रम और डांडी के द्वारा 10 कुमार चरित्रम इत्यादि की रचना तत्कालीन सभ्यता संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कालिदास ने किन किन ग्रंथों की रचना की, सारे लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और शूद्रक ने क्या मृच्छक टिकम, वत्स्यायन का कामसूत्रम, ठीक है, डांडी का 10 कुमार चरित्रम संस्कृत में लिखा है। ठीक। थोड़ा डिफिकल्ट है पर 1 2 3 बार पढ़ेगा, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना सीख जाइएगा। ठीक है।
अब देखते हैं गुप्त काल के इतिहास की जानकारी। एक प्रमुख स्रोत जीवन चरित्र और स्थानीय इतिहास है। ठीक है, जो इन सारे का अध्ययन करने के बाद हमें मिलते हैं। वान, वाकपति, विल्हन, संध्याकर, नंदी और अन्य दरबारी इतिहासकारों ने अपने संरक्षण की जीवनी लिखी है। ठीक है, ये सारे इतिहासकारों ने जीवनी लिखी है। ठीक है, अनेक त्रुटियों के बावजूद भी तत्कालीन स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। ये जो लिखा गया इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसके बारे में उस समय की तत्कालीन स्थिति का प्रकाश पड़ता है, मतलब हम जानते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के राज्य और उसके समय की जानकारी, हर्षवर्धन के बारे में उसके समय की जानकारी, वान के हर्षचरित और कंदनवरी से किससे, हर्षचरित्र और कंदनवरी से किसने रचना की, वान भट्ट, यहाँ शॉर्ट में कहा गया, मिलती है। ठीक है, हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की, नागानंदन, रत्नावली, प्रियदर्शिका। किसका है, हर्षवर्धन के 3 नाटक। ठीक, लिख लेंगे। इन नाटकों से हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति, राजनीतिक जीवन की झांकी मिलती है। किनसे, नागानंदन, रत्नावली, प्रियदर्शिका से हर्षवर्धन के जीवन, मतलब सांस्कृतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में हम जानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भारतीय इतिहास और सभ्यता की जानकारी कराते हैं उनमें कथा सरित सागर, विक्रमांकदेव चरित्र, इनको किसने लिखा है, बिल्हन ने। कुमार पाल चरित्र हेमचंद ने लिखा है। रामचरित के द्वारा संध्याकर, नंदी। ठीक है, आकृति कौमुदी सोमेश्वर ने। ठीक है, बाल चरित्र आनंद भट्ट ने। पृथ्वीराज विजय जयानक। पृथ्वीराजसो चंदवरदायी ने। गौड़वाहो वाकपति ने, इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। ये सारे रचना है और जो है कोष्ठ में ये इनकी रचनाकार है, मतलब इनको किसने लिखा। ठीक है, लिख लेंगे। दक्षिण भारत में भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों और चरितावलियों की रचना हुई। कहाँ, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में। यद्यपि चरितावलियों में राजा विशेष की उपलब्धियों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से दिखाया गया है, मतलब अपने तरीके से लिखा है। ठीक है, तथापि इसमें तत्कालीन विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, मतलब साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई है जो उन ग्रंथों के पढ़ने के बाद वहाँ का राजनीतिक या उस समय के तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप रामचरित्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें पाल शासक रामपाल के समय बंगाल में हुए कैवर्त विद्रोह और उसमें रामपाल के विजय का उल्लेख मिलता है। पाल शासक के बारे में मिलता है रामचरित्र के माध्यम से, जो बंगाल के बारे में बताया जाता है, साथ ही रामपाल के विजय का उल्लेख करता है। इस प्रकार विक्रमांक देवचरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का जानकारी मिलती है। ये जो है पुस्तक या ग्रंथ के बारे में, इसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का क्या मिलता है, वर्णन। ठीक, 11वीं शताब्दी में लिखित
अतुल के मूषिक वंश नामक ग्रंथ से केरल के मूषिक वंश की इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में जो लिखित अतुल के मूषिक वंश नामक ग्रंथ में या से केरल का ये जो वंश है, मूषिक वंश के बारे में प्रकाश में आया है, जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। गुजरात में अनेक व्यापारियों के भी जीवन चरित्र लिखे गए हैं। ये सभी ग्रंथ इतिहास के अमूल्य स्रोत हैं। इस प्रकार नंद कलम्बकलम में पल्लव राजा नंदीवर्मा तृतीय तथा कलिंग तुर्पणी से चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा कलिंग पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये सारे पुस्तक मुझको पढ़ने के बाद वहाँ के तत्कालीन राजाओं के बारे में जानकारियां मिलती है। रासमाला, प्रबंध कोश, चचनामा एवं नेपाल में लिखे गए इतिवृत्ति क्रमशः गुजरात, सिंध और नेपाल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये जो है रासमाला, प्रबंध कोश, चचनामा, ये सारे जो पुस्तक हैं जिसमें नेपाल में लिखे गए वृत्ति क्रमशः सिंध और नेपाल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य के अतिरिक्त तमिल साहित्य से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त ये जो तमिल साहित्य है, इसके अध्ययन से भी हम भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य में संगम साहित्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। कहा जा सकता है? संगम साहित्य से हम तमिल साहित्य का उल्लेख जो मिलता है, इस साहित्य का विकास 3री-4थी शताब्दी में हुआ। इन संगम साहित्य में 3री-4थी शताब्दी में हुई। ठीक है। इसका काल ईसा के प्रथम 4 शताब्दी को माना जाता है। संगम साहित्य ईसा 3री-4थी शताब्दी में माना जाता है। ठीक है। संगम साहित्य का एक बड़ा भंडार उपलब्ध है। संगम साहित्य का एक बड़ा भंडार उपलब्ध है। संगम साहित्य में प्रमुख है हेतुतोकाई, पुरननोरु, पत्तू तथा शिलापदकारम। ये सारे संगम साहित्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, मतलब संगम साहित्य के समय। ठीक। इस साहित्य में दक्षिण के 3 प्रमुख राजाओं, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के प्रमुख राजा के बारे में, किसमें? पांड्य, चोल और चेर के आरंभिक इतिहास का उल्लेख मिलता है। इनका उल्लेख मिलता है साउथ इंडिया के 3 प्रमुख राजवंशों पांड्य, चोल और चेर, यही है जिसमें त्रिपथ राष्ट्र की संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं 3 राजाओं के बारे में। ठीक है। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक प्रगति, विशेषकर धंधे, विदेशी व्यापार के विकास पर भी संगम साहित्य के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये जो संगम साहित्य के माध्यम से जो हम अध्ययन से जो हम पाते हैं, तो उस समय सामाजिक, आर्थिक और विशेषकर उद्योग धंधे, व्यापार के बारे में भी जानकारियां मिलती है। किनसे? संगम साहित्य से। जो कहाँ इनकी रचना कहाँ हुई है? साउथ इंडिया में हुई है। किन प्रमुख राजाओं के बारे में कहा गया है?
पांड्य, चोल, चेर, इन तीनों के बारे में। ठीक है, यह साहित्य धर्मनिरपेक्ष है। ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य में रखा गया है और इनके माध्यम से यह किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता। ठीक ना, इसमें बिना किसी भेदभाव के इन ग्रंथों में इन सारे राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इससे दक्षिण भारत के अनेक राजाओं और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। ये जो संगम साहित्य है, इसमें हम दक्षिण भारत के अनेक राजाओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारियां मिलती है। तथापि राजनीतिक इतिहास से महत्वपूर्ण जानकारियां सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विषय में मिलती है। ये जो है संगम साहित्य, इसमें दक्षिण भारत के राजाओं के उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, साथ ही राजनीतिक जीवन, ऐतिहासिक जीवन के विषय में जानकारियां मिलती है। ठीक है, तो हम इन साहित्यिक स्रोत के विषय में जो पढ़ रहे थे, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और निरपेक्ष ग्रंथ, इन सारे धर्मों से रिलेटेड जो ग्रंथ लिखे गए थे, इन सारे के बारे में पढ़ चुके हैं। बैक करके आप देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसमें जो हाईलाइट किया है वो बहुत प्रमुख है, अपने सुविधानुसार में लिखें। ठीक है, देखें यहाँ जो नीचे जो आया है, जिसके विषय में हम भारत के बारे में जानकारियाँ मिलती है, वो है विदेशी यात्रियों का वर्णन। मतलब समय के अनुसार उस समय में भी आज के समय में देखते हैं हमारे देश में 25 दिसंबर मतलब कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, उन सारे अवसर पर हमारे देश में गेस्ट के रूप में राष्ट्रपति या उनके प्रमुख आदमी हमारे यहाँ आते हैं। ठीक उसी तरह प्राचीन भारत में भी हमारे सभ्यता, संस्कृति एवं धर्मों का विश्लेषण के लिए यात्री कह सकते हैं या फिर राजदूत आते थे, जिन्हें हम विदेशी यात्रियों के विवरण की कैटेगरी में रखेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स अकाउंट्स। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी साहित्य भी भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण में सहायता प्रदान करता है। मतलब विदेशी यात्री जो आए थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में जो लिखा है, उसके माध्यम से हम भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, इन ग्रंथों का महत्व इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अधिकांश भारतीय साहित्य की निश्चित तिथि तय करना दुष्कर है। मतलब इन टाइमों में जिन विदेशी यात्रियों ने आए हैं, उनका तिथि क्रम का अभाव है। साथ साथ अधिकांश धार्मिक भावना या किसी निश्चित उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखे गए थे। धार्मिक भावना या जैसे बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारा लिखा है। ठीक ना, इसलिए पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में। ठीक है, फलतः इसमें सही तिथि की जानकारी नहीं मिल पाती है, तिथि का सही वर्णन नहीं मिल पाती है। ठीक, ऐसे स्थिति में हम विदेशी यात्रियों का विवरण की तरफ ध्यान देना पड़ता है। ये यात्री निश्चित समय में भारत आए, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को स्वयं देखा और उसका वर्णन किया। अतः अनेक त्रुटियों के बावजूद ये ग्रंथ तिथि क्रम के आधार पर ज्यादा प्रमाणिक प्रतीत होते हैं। भारत के संबंध में जिन विदेशियों ने लिखा है, उसमें यूनानी, ईरानी, रोमन, चीनी, तिब्बती, अरब और मुसलमान यात्रियों का उल्लेख विवरण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे ईरानी जैसे कि